Hello my dear students, you all are welcome at Alka Education Vlogs. I hope you all will be doing well. Well, in the previous videos I have discussed with you definition and meaning of the constitution, then why do we need a constitution, how Indian constitution was made, and in today's video I am going to discuss with you the sources of Indian constitution. In this video, I will discuss with you the present constitution which is working successfully since 1950. आपको मालूम है कि हमारा constitution officially came into practice on 26 January 1950 and since date आज तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही सक्सेसफुली काम कर रहा है. तो क्या सोर्सेज हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, क्या इंस्पिरेशन है जिनकी वजह से आज भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुली काम कर रहा है. सो द फर्स्ट सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1950. हमारे प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन का जो सबसे बड़ा बेस है, जो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है, दैट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1950. एज ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड दैट द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 26 नवंबर 1949 एंड ये फाइनली प्रैक्टिस में आता है 26 जनवरी 1950 को. तब से लेकर आज तक हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1950 का, वो हमारे प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन को एक इंस्पिरेशन, एक सोर्स प्रोवाइड कर रहा है. हमारा प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन पूरे तरीके से हमारे 1950 के कॉन्स्टिट्यूशन पर बेस्ड है. और लॉज, जितने भी लॉज हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, ऑल दीज लॉज आर गेटिंग इट्स इंस्पिरेशन, उनका जो फंडामेंटल बेसिस है वो हमारा 1950 का कॉन्स्टिट्यूशन है. Now, the next source of our constitution is the amendment. आपको मालूम है amendment क्या है? Amendment क्या होता है? Procedure of change. कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने की प्रोसीजर को क्या कहते हैं? अमेंडमेंट कहते हैं. ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियोस दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का एक कॉम्बिनेशन है. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करने के लिए 3 डिफरेंट प्रोसीजर्स दिए हुए हैं, जिसमें पहला है कि आपकी पार्लियामेंट अपनी सिंपल मेजॉरिटी से कोई भी चेंज कर सकती है, जिसमें इट कैन चेंज द नेम ऑफ एनी स्टेट, किसकी बाउंड्री जो है उसको चेंज कर सकती है, स्टेट को रिक्रिएट कर सकती है. देन जो सेकंड प्रोसीजर है चेंज करने का, उसमें आपकी स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए पार्लियामेंट की. एंड जो थर्ड प्रोसीजर है जिसके अकॉर्डिंग 2/3 मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट चाहिए होता है. तो अमेंडमेंट क्यों ज़रूरी है? अमेंडमेंट्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज अमेंडमेंट्स आर मेकिंग एनी कॉन्स्टिट्यूशन अ लिविंग डॉक्यूमेंट. किसी भी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को जो अमेंडमेंट हैं वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट बनाते हैं. सो सिंस द टाइम ऑफ अडॉप्शन से लेकर आज तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 104 amendments have been taken place and they have become the indifferent part of our constitution. The latest amendment of Indian constitution was introduced on 9th December 2019 and this is related to the reservation of seats in Lok Sabha and the state legislative assemblies for Anglo-Indian community for SCs and STs. और इसे आगे आने वाले 10 सालों के लिए इस reservation को बढ़ा दिया गया है. The next source of Indian constitution are the acts of parliament. Like many articles of constitution empower the parliament to legislate on certain matters which deal with the constitution. कुछ ऐसे मामले में हैं जिसमें कि laws बनाने का जो right है वो constitution हमारी parliament को देता है. So parliament has passed many laws to deal with those matters. बहुत सारे laws बनाए हैं ऐसे. तो वो कौन से laws हैं? जैसे आपका Preventive Detention Act है, आपका इंडियन सिटीजनशिप एक्ट है, आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, आपका सुप्रीम कोर्ट में नंबर ऑफ जजेस कितने होने चाहिए, दैट ऑल्सो कैन बी डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट. अपार्ट फ्रॉम दैट मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट. देन प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेकर अगर किसी तरह का डिस्प्यूट है, दैट डिसीजन ऑल्सो विल बी टेकन बाय, इसका डिसीजन या इससे रिलेटेड जो लॉ है वो भी जो बनाने का राइट है दैट हैज़ बीन गिवन टू, वो भी पार्लियामेंट को दिया गया है. सो देयर आर सो मैनी, बहुत सारे ऐसे मैटर्स हैं जिन पे आपकी पार्लियामेंट को एम्पावर किया गया है लॉज बनाने के लिए. सो वट एवर लॉज आर मेड बाय द पार्लियामेंट, जो भी लॉज बनाए हैं या जो भी लॉज बनाती है, ऑल दीज लॉज बिकम्स द इनडिफरेंट पार्ट ऑफ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बन जाते हैं. दे बिकम अ सोर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स बन जाते हैं. The next source is the judicial decisions. As you know, the Supreme Court of India has been vested with the power and responsibility to safeguard the Constitution and
कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में फाइनल इंटरप्रिटेशन, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के रेफरेंस में अगर किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट है तो उस पर फाइनल इंटरप्रिटेशन देने का राइट इज हैविंग विद योर सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो समटाइम्स सुप्रीम कोर्ट वाइल हियरिंग सम केसेस, कुछ केसेस को सुनते समय, उनका डिसीजन लेते समय, समटाइम्स द डिसीजंस व्हिच आर गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट दे आल्सो बिकम द इंडिफरेंट पार्ट और दे आल्सो बिकम द सोर्स ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लाइक टेक वन एग्जाम्पल, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में 24th अमेंडमेंट हुआ था एंड 24th अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो एम्पावर करता था आपकी लेजिस्लेचर, आपकी पार्लियामेंट को कि वो कैन मेक एनी चेंज इन एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इन दिस में कि आपका पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स हैं वो भी आता था। सो दिस 24th अमेंडमेंट वॉज चैलेंज इन द सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी हिस्से में चेंज कर सकती है बट इट कैनॉट मेक एनी चेंज इन द स्ट्रक्चर, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें चेंज नहीं कर सकती। सो पार्ट 3 विच इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इन फंडामेंटल राइट्स के बेसिक स्ट्रक्चर में पार्लियामेंट हैज़ नो राइट टू चेंज करने का कोई राइट नहीं है। सो इट हैज़ ऑल्सो बिकम, ये जो जुडिशरी के दिए हुए डिसीजन है ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक सोर्स बन जाते हैं। Next source of the Constitution is the Government of India Act 1935. The Constitution which officially came into practice in 1950 इसका बहुत बड़ा हिस्सा, this is sometimes being said that it is a close copy of the Act of 1935 of Government of India Act. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की एक कॉपी भी कहते हैं। द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कि इसके जो 2/3 प्रोविजंस हैं दे ओरिजिनली आर टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए हैं। यू कैन से ऑलमोस्ट 250 आर्टिकल्स ऐसे हैं जिन्हें वर्ड फॉर वर्ड हमने एज इट इज़ अडॉप्ट किया है। ओनली अ लिटिल मॉडिफिकेशंस हैड बीन डन, बहुत कम मॉडिफिकेशन इसमें किए गए हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस। आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में एक प्रोविजन था कि देयर विल बी अ फेडरल लेजिस्लेचर विच हैव 2 हाउसेस, 2 हाउसेज होंगे। सो एट प्रेजेंट ऑल्सो वी हैव अ पार्लियामेंट विच हैव 2 हाउसेज एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अकॉर्डिंग देयर विल बी अ काउंसिल ऑफ स्टेट्स होगी जिसे हम एट प्रेजेंट क्या कहते हैं, राज्यसभा, एंड देयर विल बी वन फेडरल असेंबली which is being called as Lok Sabha at present. Take one more example of this act. आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में एक प्रोविजन था कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी विल बी गिवन। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है वो स्टेट्स को, प्रोविंसेस को प्रोवाइड की जाएगी एंड द फेडरल गवर्नमेंट विल नॉट इंटरफेयर इन द मैटर्स ऑफ प्रोविंशियल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेगी। एंड फॉर दिस द डिवीजन ऑफ पावर हैड बीन डन अकॉर्डिंग टू 3 लिस्ट थी जिसमें एक थी फेडरल लिस्ट, एक थी आपकी प्रोविंशियल लिस्ट और तीसरी थी आपकी कंकरेंट लिस्ट। सो दिस प्रोविजन वी हैव अडॉप्टेड एज इट इज, हमने इस प्रोविजन को एज इट इज अडॉप्ट किया है। जैसे आपकी फेडरल लिस्ट is replaced by union list, आपकी provincial list has been replaced by state list and concurrent list we have adopted as it is. So that's why it is being said कि जो हमारा present constitution है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की एक close copy है। The next source of our constitution is the commentaries of constitutional experts. बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं जो अपनी कमेंट्रीज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लिखते रहते हैं, उनकी इंटरप्रिटेशन, उनकी एक्सप्लेनेशन लिखते रहते हैं एंड ये जो इंटरप्रिटेशन है, उनकी जो कमेंट्रीज हैं, दे एक्चुअली बिकम द सोर्स ऑफ, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत बड़ा हिस्सा बन जाती हैं बिकॉज दे आर हेल्पिंग अस इन अंडरस्टैंडिंग। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर को समझने में, उसके लॉज को समझने में हमें हेल्प करती है। The next source of our constitution is the constitution of other countries. As you already have studied in your previous classes कि हमने बहुत सारे provisions हैं जो बहुत सारी countries से adopt किए हैं। हमारे constitution makers wanted to make a workable constitution, एक ideal constitution बनाना चाहते थे। So wherever whatever they found, जहाँ उन्हें जिस country के constitution में जो भी अच्छा लगा they have adopted, वो सब उन्होंने adopt कर लिया है। Like we have taken many provisions from the constitutions of America, Britain, Australia, Canada, Germany, South Africa and Ireland. I will discuss this topic separately in detail with you. The last source of our constitution is the conventions. Conventions क्या है? Conventions
आर लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड इनफॉर्मल प्रोसीजरल अग्रीमेंट होते हैं विच आर फॉलोड बाय इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्टेट, जिन्हें फॉलो करते हैं और इनका सबसे बड़ा फीचर है कि दे हैव अ पॉलिटिकल प्रेशर बिहाइंड दैम। इनके पीछे, इनको फॉलो करने के पीछे एक पॉलिटिकल प्रेशर होता है। हमारी कंट्री में इफ विल सी, अगर हम देखें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अडॉप्शन के समय से जैसे ही इट केम इनटू ऑपरेशन, मेनी कन्वेंशंस हैव ग्रोन एंड डेवलप्ड। ऐसा ही एक कन्वेंशन है अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ अ गवर्नर। इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग अगर किसी स्टेट में गवर्नर का अपॉइंटमेंट करना है, सो बिफोर अपॉइंटिंग द गवर्नर द चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न स्टेट इज इनवैरिएबली कंसल्टेड। पहले उससे इस बारे में एडवाइस ली जाती है। सेकेंड जो आपका कन्वेंशन है, आप सभी जानते हैं कि द पावर ऑफ द अपॉइंटमेंट टू द प्राइम मिनिस्टर इज इन द हैंड्स ऑफ प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। बट ये एक फॉर्मेलिटी ही है, क्योंकि आपको मालूम है ड्यूरिंग द इलेक्शंस, ड्यूरिंग द जनरल इलेक्शंस, द पार्टी विच इज़ गेटिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स जिसको मिलते हैं, उसी पार्टी के लीडर को, जो प्रेसिडेंट हैं, वो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं और उसे इन्वाइट करते हैं गवर्नमेंट बनाने के लिए। सो दिस इज़ ओनली अ कन्वेंशन। सो These conventions are playing very important role in developing हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलप करने में, एंड ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक बेस प्रोवाइड करने में बहुत हेल्प करते हैं। I hope this will be clear to you. Now in the next segment of this video, I will discuss with you what provisions we have adopted from the other countries of the world. Now in this segment of the video, I am going to discuss with you very important topic of the chapter, and this is related to the provisions which we have borrowed from the constitutions of other countries. My dear students, this question can be asked you in a direct way, like explain the provisions which we have borrowed from the constitutions of other countries, and it can be asked you in an indirect way as well, like Indian constitution is a bag of borrowing, justify this statement. Indian constitution is a patchwork, comment on this statement. And Indian constitution is a work of paste and scissors, write your views. So this question can be asked you in direct or indirect way, and whatever the question will be, but in the answer of this question, you are supposed to explain the provisions which we have borrowed from other countries. So in the answer of all these three questions, we will explain, हम provisions जो हमने borrow किए हैं वो explain करेंगे. Now look at a glance from where we have adopted different provisions in our constitution. We have taken many provisions from the countries given below. These are UK, USA, Ireland, Canada, Australia, Germany, South Africa, France, and USSR. So now in the next segment, I will discuss in detail with you what provisions we have taken from these countries. And now students, we will study about the provisions which we have borrowed from the British Constitution. As you know that we have a great impact of British Constitution over our Constitution. And why is it? It is because we had been in long association with Great Britain. So it was quite obvious कि अगर हम किसी के साथ रहते हैं तो उसका influence हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा होता है। तो ऐसे ही क्योंकि Britishers had ruled us for a long period of time, तो उनके Constitution का जो influence है वो हमारे Constitution पर सबसे ज़्यादा है। तो हमने कौन से provisions हैं जो हमने British Constitution से adopt किए हैं? The first provision which we have borrowed from the British Constitution is the post of Indian President. Indian President is like the British Queen. You know that British Queen is only the nominal head. The actual power is in the hands of British Parliament. In the same way, Indian President, he is only the head of the state and he is not observing any power. His all powers are used by the Prime Minister and his Council of Ministers. Second provision which we have borrowed is the bicameral legislature. As you are already aware that in India, in Indian Parliament, we have two houses. The first house is the Rajya Sabha and the second house is the Lok Sabha. So this bicameral legislature also we have adopted from Britain, because in Britain also there are two houses. First is the House of Lords and second is the House of Commons. Now the third provision we have adopted is Lok Sabha is more powerful than Rajya Sabha. This also we have adopted from British Constitution, because in Britain the House of Commons, Britain में जो House of Commons है, जो आपका second house है, that is more powerful than the first house which is being called as the House of Lords. उससे ज़्यादा पावरफुल है। ऐसे ही हमारी कंट्री में लोकसभा जो सेकेंड हाउस है, दैट इज़ मोर पावरफुल देन द फर्स्ट हाउस राज्यसभा। नेक्स्ट प्रोविजन इज
The cabinet is responsible to the parliament. This also we have taken from Britain. हमारी कंट्री में भी कैबिनेट whatever functions the cabinet is performing, जो भी काम करती है हर एक चीज़ के लिए it is answerable to parliament. Parliament have full independence to ask any question to the cabinet. से किसी भी तरह का कोई भी सवाल पूछने का right है and cabinet has to answer. कैबिनेट को इसका आंसर देना होगा. Next provision is parliamentary form of government. As you know that in India we are practicing parliamentary form of government. So this practice also we have this provision also we have taken the Constitution of Britain. ये भी हमने ब्रिटेन से लिया है क्योंकि ब्रिटेन में क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है so there is a parliament भी है वहाँ पर तो that's why we have taken this parliamentary form of government from Britain. Now at last we have adopted the provision of rule of law from British Constitution which is very very important. Rule of law क्या होता है कानून का राज. It means in India law is supreme. Law supreme है. Nobody is over the law. कोई भी कानून के ऊपर नहीं है. Everybody comes under the law. हर कोई कानून के दायरे में आता है. Everybody will be provided equal protection of the law without any discrimination. So all these provisions we have taken from the British Constitution. Now we will study about the provisions which we have taken from America. The first provision which we have taken from America is the preamble of Indian Constitution. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है दैट इज़ अकिन मीन्स सेम है सेम कैरेक्टर है टू द प्रियम्बल ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड समटाइम्स इट इज़ बीइंग कॉल्ड एज अ कॉपी ऑफ कई बार इससे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल की कॉपी भी कहते हैं. नेक्स्ट इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज लाइक द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए. इंडिया के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं द पावर्स एंड फंक्शंस विच हैव बीन गिवन टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर लाइक द सेम द पावर्स एंड फंक्शंस एंजॉयड बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका. Next provision is fundamental rights which have been given in the Constitution of India. They are like the same, resembles बहुत ज़्यादा मिलते हैं, same character के हैं और इनकी inspiration हमने कहाँ से लिया? We have taken the inspiration of fundamental rights from the Bill of Rights of USA. Next provision is the independence of judiciary. Indian judiciary is independent like the American judiciary. आपको मालूम है इंडिया की judiciary neither comes under the control of legislature nor executive. ऐसे ही अमेरिकन judiciary है तो हमने इंडियन judiciary को जो independent रखने का provision है that we have taken from the Constitution of America. Next is the nature and functions of Supreme Court को जो powers and functions दिए गए हैं the nature of these powers and functions we have taken from the powers and functions of American Supreme Court. Now we will study the provisions which we have taken from the Constitution of Ireland. And now the provisions we have taken from the Constitution of Ireland. First is the directive principles of state policy. As you know that some directions have been given to the governments of the state to make such policies so that the aim of the welfare society can be maintained, can be fulfilled. So this provision we have taken from the Constitution of Ireland. Now the second provision which we have adopted from the Constitution of Ireland is some members of Rajya Sabha are nominated. As you know कि राज्य सभा में 12 members हैं जिनको हमारे president जो है वो nominate कर सकते हैं and ये member कौन होते हैं? ये member होते हैं those who have earned many achievements in the field of art में हो सकता है, drama में हो सकता है, acting में हो सकता है. So जिन्होंने भी different fields में कुछ achievement ली होती हैं ऐसे members को उनके contribution के लिए उनके achievement के कारण हमारे president जो हैं can nominate them in उन्हें राज्यसभा का मेंबर नॉमिनेट कर सकते हैं. एंड नाउ वी विल स्टडी अबाउट द प्रोविजंस व्हिच वी हैव टेकन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका. फर्स्ट, like the Constitution of South Africa, certain articles of Indian Constitution are amended by 2/3 majority of the Parliament. Already I have discussed with you many times in the amendment procedure में मैंने बार बार आपके साथ डिस्कस किया है कि 3 different methods हैं. उनमें से जो second method है जिसमें कि Parliament अपनी 2/3 majority से कोई भी amendment कर सकती है. So this provision of amendment, ये जो amendment करने का तरीका है ये हमने South Africa के Constitution से adopt किया है. Next provision which we have taken from the Constitution of South Africa is the members of Rajya Sabha are elected by the state legislature. As you know कि जो राज्य सभा के members हैं उन्हें कौन choose करता है? State legislatures जो हैं वो choose करके भेजती हैं and they are being chosen on the principle of proportional representation. So this method of election of Rajya Sabha members also we have taken from the Constitution of South Africa.
And now we will study about the provisions which we have taken from the Constitution of Germany. As you remember, आपने 9th क्लास हिस्ट्री में चैप्टर पढ़ा था नाजिज्म, और जहाँ पर आपने वेमर रिपब्लिक के बारे में पढ़ा था। ये वेमर रिपब्लिक जो है इट गॉट फेल्ड हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक्सेस पावर्स हैव बीन गिवन। यहाँ पर एक्सेस पावर जो है वो प्रेसिडेंट को दी गई थी। तो उस वेमर रिपब्लिक के आर्टिकल 48 में वेमर कॉन्स्टिट्यूशन कहता था कि जो प्रेसिडेंट हैं उनके पास कुछ इमरजेंसी पावर्स हैं जिसमें कि वो जब भी चाहे इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ऐसे ही द सेम पावर्स वी हैव अडॉप्टेड वी हैव गिवन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी हमने कुछ इमरजेंसी पावर्स जो हैं वो प्रोवाइड की हैं कि किन सिचुएशंस में जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं वो इंडिया में इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। सो दीज इमरजेंसी पावर्स ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट वी हैव टेकन फ्रॉम द वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। नाउ द प्रोविजंस विच वी हैव टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कैनेडा। कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन की तरह ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक प्रोविज़न है कि जो रेज्यूटरी पावर्स हैं आपकी दे आर गिवन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट को ये रेज्यूटरी पावर्स प्रोवाइड की गई हैं। द पावर टू मेक लॉज ओवर द रेज्यूटरी पावर्स हैव बीन गिवन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। The second provision which we have taken from Canada is, like the Canadian Constitution, strong center it provided the Indian Constitution as well. हमारे यहाँ भी हमें मालूम है कि there is one central government and some state governments are there. But जो हमारी central government है that is more powerful than the वो state की government से ज़्यादा powerful है। नेक्स्ट प्रोविजन द नेम यूनियन ऑफ इंडिया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दो वी सी सम फीचर्स ऑफ हम फेडरल गवर्नमेंट के फीचर देखते हैं, बट कहीं भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल वर्ड का यूज़ नहीं हुआ है। रादर द वर्ड द नेम यूनियन ऑफ इंडिया हैड बीन यूज्ड एंड दिस यूनियन ऑफ इंडिया for the Indian Republic we have taken from the Canadian Constitution. Now the provisions which we have taken from the Australian Constitution, you might have heard about the concurrent list। आप बार बार सुनते हैं concurrent list, जिस पर लॉज बनाने का राइट आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी है एंड स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है। सो दिस concurrent list we have adopted from the Constitution of Australia। हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से इसे अडॉप्ट किया है। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वाइल स्पीकिंग On 4th November 1948, Dr. Ambedkar ने point out किया था कि the concurrent list has been included in the Constitution after taking inspiration from the Australian Constitution. Now the next provision जो हमने ऑस्ट्रेलिया के Constitution से लिया है that is the method of dealing with the conflict between the center and state। अगर हमारी सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है so what method will be used, क्या तरीका यूज़ किया जाएगा to deal with this conflict। This also we have taken from the Constitution of Australia। नेक्स्ट इज हमारे यहाँ एक प्रैक्टिस है कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं दे कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनएफिशिएंसी के बेसिस पर उन्हें उनकी पोस्ट से हटाया जा सकता है। सो दीज वर्ड्स मिसबिहेवियर और इनएफिशिएंसी दीज वर्ड्स वी हैव टेकन फ्रॉम ये हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किए हैं। And now the provisions which we have adopted from the Constitution of France. If you have gone through the preamble of the Indian Constitution, you might have heard, you might have read the principles, the ideals of liberty, equality and fraternity. So these ideals we have adopted in our preamble from the Constitution of France. And now the provisions which we have adopted from the Constitution of USSR. The first provision is the fundamental duties. आपको मालूम है हमारे Constitution में 42nd Amendment हुआ था and इसके through Part 4A में fundamental duties Article 15(1)(a) के अंडर जो है उनको जोड़ दिया गया है and in this article we have given 10 fundamental duties and these duties we have adopted from the Constitution of USSR. नेक्स्ट प्रोविजन इज़ द प्लानिंग कमीशन। आपको मालूम है कि हमारी कंट्री में इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को वॉच करने के लिए, इसमें हेल्प करने के लिए एक प्लानिंग कमीशन को अपॉइंट किया गया है। तो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग कमीशन वी हैव टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USSR. So these were some of the provisions which we have taken from different countries of the world. I hope this will be clear to you. That's all for today. Thank you so much for watching this video. Please don't forget to like and subscribe this channel and please don't forget to leave your comments here. We will meet again in next video. Till then, bye bye, take care.